हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। डॉक्टर एस जयशंकर की जो यूएनजीए को लेकर यूएस की 10 दिन की विजिट हुई थी, उसको लेकर हमारी चर्चा का ये थर्ड एंड फाइनल पार्ट है। ये विजिट इंडिया के फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी के लिए काफी महत्व रखती है, क्योंकि अगर आप वैश्विक वर्तमान घटनाओं पर समग्रता से दृष्टि डालें तो आप पाएंगे कि जो विश्व की स्थिति द्विध्रुवीय थी, बाइपोलर थी किसी समय पे, वो यूनिपोलर हुई, यूएसए का आधिपत्य रहा, और उसके बाद अब तीव्रता से वो बहुध्रुवीय होने की राह पर है। ऐसे में भारत को अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाना, अपने दृष्टिकोण से सभी देशों को अवगत कराना बेहद अहम है, ताकि इस नवजात बहुध्रुवीय वैश्विक पटल पर भारत की अपनी एक निश्चित और न्यायपूर्ण स्थान प्राप्त करने की जो आशा है वो पूर्ण हो सके, और वसुधैव कुटुंबकम की हमारी सांस्कृतिक धारणा के साथ भारत विकास और समृद्धि के पथ पर अग्रसर हो सके। इस 10 दिन की विजिट में डॉक्टर एस जयशंकर ने 2 संबोधन दिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और यूएन जनरल असेंबली में। साथ ही 3 रीजनल ग्रुप्स के साथ मीटिंग की, 4 ट्राइलेटरल टॉक्स की, 5 ग्रुप टॉक्स की, 50 के आसपास देशों के साथ बायलैटरल टॉक्स हुई, द्विपक्षीय वार्ता हुई। और साथ ही इन 10 दिन की विजिट में उन्होंने लगभग 100 के आसपास देशों को टच किया अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी से, अपनी कूटनीति से। कहा जा सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में ये एक सफलतम विजिट में काउंट की जाएगी। ऐसे समय में जब दुनिया बिल्कुल बहुध्रुवीय होने की कगार पे है, एक डिस्प्यूट सा चल रहा है पूरी दुनिया में, उसको लेकर ये एक सफलतम विजिट रही डॉक्टर जयशंकर की। अगर हम चर्चा करें शुरुआत की, तो ये जिस दिन शुरू हुई थी, इस विजिट का जो आदर्श रखा गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, गाइडिंग लाइट के रूप में जो अप्रोच रखी गई थी 77 सेशन में जनरल असेंबली में, इंडिया की अप्रोच क्या होगी, वो 5 एस पे टिकी थी: सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। रेस्पेक्ट, डायलॉग, कोऑपरेशन, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। और उसके बाद हमने पहले भी देखा था पुराने वीडियो में कि पहले दिन इंडिया सीलेक की मीटिंग हुई, उसी दिन ट्रिनाड टोबैगो, अल्बानिया, माल्टा के साथ मीटिंग हुई। नेक्स्ट डे कोमारोस, क्यूबा, यूएई, इंडोनेशिया, इजिप्ट, घाना, निकारागुआ, इथोपिया, सर्बिया के साथ मीटिंग हुई। 9 देशों के साथ मीटिंग हुई, बायलैटरल टॉक्स हुई। उसके अलावा इंडिया, यूएई और फ्रांस का ट्राइलेटरल टॉक हुई, पहली ट्राइलेटरल मीटिंग हुई फर्स्ट। उसके अलावा यूएन जनरल असेंबली की जो प्रेसिडेंट है कसावा कोरोसी, उनके साथ मीटिंग हुई डॉक्टर एस जयशंकर की। थर्ड डे यूक्रेन के साथ मीटिंग हुई, ऑस्ट्रिया के साथ मीटिंग हुई, डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ मीटिंग हुई, टर्की के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जब टर्की द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। तो साथ ही साइप्रस को लेके चर्चा हुई, जो कि टर्की के लिए उतना ही संवेदनशील इश्यू है। फ्रांस के साथ चर्चा हुई, फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा डिनर होस्ट किया गया डॉक्टर एस जयशंकर के लिए। लीबिया के साथ चर्चा हुई, अटलांटिक काउंसिल के साथ चर्चा हुई, जो कि एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। साथ ही सीपा कोलंबिया में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के साथ उनका डिस्कशन था, जिसमें उन्होंने इंडिया कहाँ चाइना से पीछे रह गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे 3 मिस्टेक्स की बात की, कि इंडिया के साथ 3 मिस्टेक्स इंडिया के साथ हुई। पहली हुई पार्टीशन, जिसमें इंडिया का पार्ट कम हुआ। चाइना के साथ ऐसा कोई पार्टीशन कभी नहीं हुआ, चाइना का एक्चुअली टेरिटरी बड़ी ही है, कम नहीं हुई। सेकंड मिस्टेक की बात की उन्होंने कि न्यूक्लियर को लेके इंडिया के पास न्यूक्लियर ऑप्शन आने में देरी हुई, डिले हुआ। पहले हमने हाफ हार्टेडली किया, आधे मन से किया, दोबारा किया, वो भी डिले किया। और तीसरी जो गलती हुई वही इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेके, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि हमने लेट किए और मजबूरी में किए, ना कि खुद की इच्छा से, जो हमें पहले कर देने चाहिए थे, लगभग 10 साल पहले कर देने चाहिए थे। इन 3 गलतियों को उन्होंने बताया कि ये 3 जो मिस्टेक्स थी, ये हमें चाइना को इंडिया से अलग करती हैं डेवलपमेंट के पाथ पे, साथ ही ग्रोथ के पार्ट पे, कि चाइना की जो ग्रोथ दिखती है, ये 3 जो हमारी मिस्टेक रही, इस वजह से हम पीछे छूटे कहीं ना कहीं। डे फोर्थ में उन्होंने यूके के राजनयिकों के साथ चर्चा की, साथ ही चर्चा की बोलीविया, पराग्वे, मेक्सिको, माल्डोवा, एस्टोनिया, नॉर्वे के साथ 7 देशों के साथ डिस्कशन हुए, बायलैटरल टॉक्स हुई। उसके अलावा इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ट्राइलेटरल मीटिंग हुई, जो कि हर साल होती है। उसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन को लेकर जो उनका संबोधन था वो हुआ। उसके बाद डे फिफ्थ में इंडियन डिप्लोमेसी को एक तरह से पीक पे ले जाके, मतलब ये अपने आप में विस्मय करने वाली बात थी कि एक दिन में इतनी मीटिंग्स करना अपने आप में एक अजूबे जैसा था। डे फिफ्थ में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के साथ उनकी ट्राइलेटरल मीटिंग हुई। उसके अलावा G4 के साथ मीटिंग हुई। उसके अलावा ब्रिक्स के साथ मीटिंग हुई, ब्रिक्स कंट्रीज के साथ मीटिंग हुई। ये एकमात्र फोरम था जहाँ चाइना के साथ मीटिंग हुई थी।
उसके अलावा स्पेन, जर्मनी, फिनलैंड, ग्रीस, मोरक्को, सेंट विंसलेंट, जापान, सऊदी अरब के साथ बायलैटरल टॉक्स हुई। लाइक माइंडेड ग्रुप्स के साथ, जो कि 8 देशों का ग्रुप है, उसके साथ मीटिंग हुई। L69 की मीटिंग हुई, L69 ग्रुप के साथ मीटिंग हुई। साथ ही मीटिंग हुई क्वाड की। अगर आप इन मीटिंग्स को देखें तो इतने कंट्रीज के साथ बायलैटरल या ट्राइलैटरल टॉक्स जैसे डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने 10 दिन की विजिट के दौरान की, और ये केवल शुरू के 5 दिनों में की गई टॉक्स थे। केवल 5 दिन में इस तरह की टॉक्स लगभग दुनिया के हर एक देश को छूना, यूरोप के, अफ्रीका के, साउदर्न अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के, एशिया के। डे 6 में अब हम चर्चा करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर की मीटिंग। डे 6 में हुई ऑस्ट्रेलिया के साथ सबसे पहली मीटिंग। उसके बाद हुई मडागास्कर के साथ मीटिंग। साइप्रस के साथ मीटिंग हुई, जो कि एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, क्योंकि टर्की के साथ हम साइप्रस का मुद्दा ऑलरेडी उठा चुके थे। वेनेजुएला के साथ मीटिंग हुई। जॉर्डन के साथ मीटिंग हुई। रशिया के साथ एक मीटिंग हुई। साथ ही मीटिंग हुई ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इंडिया की ट्राइलेटरल टॉक्स हुई। उसके अलावा यूएन जनरल असेंबली में उनका संबोधन था 24 सितंबर को। इसके अलावा कैरिकॉम की मीटिंग हुई। रशिया के साथ जो मीटिंग हुई वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। यूक्रेन को लेके अभी मैटर चल, रशिया यूक्रेन का जो मैटर चल रहा है, जो वॉर चल रही है, उसको लेके भी बात हुई। यूएन रिफॉर्म को लेके बात हुई। साथ ही बात हुई G20 को लेके, बायलैटरल कोऑपरेशन की बात हुई। और रशियन एनवॉय के द्वारा यूएन जनरल असेंबली में इंडिया और ब्राजील के इंटरनेशनल एक्टर की तरह माना गया, और साथ ही कहा गया कि ये वर्दी कैंडिडेट हैं परमानेंट मेंबरशिप के। तो यूएन द्वारा हमें सपोर्ट किया गया, रशिया द्वारा यूएन में हमें सपोर्ट किया गया परमानेंट मेंबरशिप के लिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। साथ ही मीटिंग हुई मडागास्कर के साथ, जो कि हमारा मेरीटाइम नेबर है, उनके साथ मीटिंग हुई डेवलपमेंट पार्टनरशिप पे। आइडियाज एक्सचेंज हुए और आगे बढ़ाने के लिए इस डेवलपमेंट पार्टनरशिप को ग्लोबल डेवलपमेंट्स पे चर्चा हुई। और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की जो ट्राइलेटरल टॉक्स हुई, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा यूएन जनरल असेंबली में इंडियन पीएम मोदी के बारे में कहा गया, उनके इट्स नॉट एन एरा ऑफ वार, जो कि उनका स्टेटमेंट था व्लादिमीर पुतिन से चर्चा के दौरान, उसको उन्होंने कोट किया यूएन जनरल असेंबली में। साथ ही चर्चा हुई कैरिकॉम ग्रुप के साथ। कैरिकॉम के साथ ये फॉर इंडिया कैरिकॉम फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग थी, जिसमें डेवलप पार्टनरशिप, हेल्थ कोऑपरेशन, डिजिटल लिंकेज, कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर चर्चा हुई। और ये साउथ साउथ सोलिडरिटी का एक एग्जांपल है, साउथ साउथ सोलिडरिटी का इंडिया कैरिकॉम। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये मीटिंग ऑलरेडी की गई थी यूएनजी साइडलाइंस पे 2019 में, 2020 और 2021 में यूएन की मीटिंग वर्चुअली हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड। इसके बाद 2022 में ये फोर्थ मीटिंग हुई है, कैरिकॉम फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई है, जिसमें पोटेंशियल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की बात की गई कि इन पर्टिकुलर एरियाज में हम सहयोग कर सकते हैं। हेल्थ हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, ट्रेडिशनल मेडिसिन होगी, आईटी एंड आईटीएस हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग, कल्चर एंड स्पोर्ट्स। कैरिकॉम की अगर हम चर्चा करें तो कैरिकॉम एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 15 मेंबर स्टेट्स का, जिसमें 14 नेशन स्टेट हैं, 1 डिपेंडेंसी है। और ये कैरिबियन सी का, थ्रू आउट द कैरिबियन, ये 15 मेंबर स्टेट इनका ये यूनियन है, और जो कि 1973 में एस्टेब्लिश हुआ था, और 4 फाउंडिंग मेंबर्स के द्वारा, जिन्होंने ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ चेगुरामास। इनका हेडक्वार्टर है जॉर्ज टाउन, गुआना में। और कैरिकॉम ऑफिशियल यूनियन यूएन का ऑब्जर्वर बेनिफिशियरी है। साथ ही साइप्रस के साथ मीटिंग हुई, साइप्रस के साथ चर्चा की डॉक्टर एस जयशंकर ने रिसेंट डेवलपमेंट्स पे और साइप्रस इंडिया की बायलैटरल रिलेशंस को लेके। डॉक्टर एस जयशंकर ने फिर यूएन जनरल असेंबली में इंडिया का जो रोल है उसके बारे में चर्चा की। इंडिया एट 75 इवेंट पे चर्चा की उन्होंने इंडिया के बारे में, और उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि सुबह मैंने यूएन जनरल असेंबली में, इंडिया नॉर्मली स्पीक्स अप टू द वर्ल्ड, लेकिन दिस मॉर्निंग एट इंडिया एट 75 इवेंट द वर्ल्ड स्पोक अबाउट इंडिया, जिसमें दुनिया के कई देशों ने भारत के बारे में, भारत के एफर्ट के बारे में, वैक्सीनेशन के लेकर भारत के जो एफर्ट है, डिजिटाइजेशन को लेकर एफर्ट है, उनके बारे में चर्चा की, अप्रिशिएट किया भारत के एफर्ट्स को। इस पर्टिकुलर इवेंट में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमें 75 साल हो चुके हैं हमारी आज़ादी के, और हम फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंस कर रहे हैं हम, और प्रमोट कर रहे हैं ताकि कोई भी पीछे नहीं रहे, नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड के उद्देश्य के साथ हम आगे चल रहे हैं। और अभी के दिनों में डिजिटल टेक्नोलॉजी ने एडवांस किया है हर चीज़ को। हमारे फूड सेफ्टी नेट, जो कि 800 मिलियन लोग इंडियंस को दिया जाता है, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू दिया जाता है। लगभग $300 बिलियन का बेनिफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं डिजिटली, सब्सिडी के रूप में। 400 मिलियन लोगों को
रेगुलरली फूड फूड अवेलेबल हो रहा है, और 2 बिलियन के आसपास हमने वैक्सीनेशन किए हैं, डिजिटली एडमिनिस्ट्रेड किए हैं उसको। कोविन पोर्टल को आप जानते ही हैं। और इस सब का सीक्रेट है डिजिटल। और उनका कहना था कि हम डेवलप करनी कंट्री बनने का हमारा उद्देश्य है 2047 तक, जो कि हमारे 100 साल जब आज़ादी के पूरे हो जाएंगे, जो कि हमारा विजन है। और हमारा विजन है कि हम डिजिटाइज करें हमारे मोस्ट रिमोट विलेजेस को, और इवन मून को लैंड करें, उसे भी परहैप्स डिजिटाइज करें। इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड की उन्होंने बात की कि ये एक सिंबॉलिक फंड है, जो कि हमारी रिलेशनशिप को दिखाता है दुनिया के साथ, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, कि फर्स्ट एवर सिंगल कंट्री साउथ साउथ इनिशिएटिव है यूएन में। और हमने अभी करंटली एक्सटेंड किया 66 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 51 देशों में। साथ ही उन्होंने इंडिया के 2 मेजर इनिशिएटिव की बात की जो हम ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को लेकर चला रहे हैं। पहला है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि फ्रांस के साथ हमने शुरू किया था 2015 में, COP 21 की साइडलाइंस में। और अभी इसके लगभग 100 के आसपास मेंबर हो चुके हैं। सेकंड कोलिशन उन्होंने बात की, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि इंडिया जिसका फाउंडर मेंबर है, जो कि COP 26 लास्ट ईयर शुरू हुआ था। COP 26 के समय उन्होंने वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड की बात की, जो कि हमारा ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड इनिशिएटिव है। इन सबको लेकर उन्होंने क्लाइमेट एक्शन में भारत के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनकी चर्चा की। यूएन जनरल असेंबली में उनका जो संबोधन हुआ, वो हुआ Day 6 को, 24 सितंबर को। और इस पर्टिकुलर संबोधन में उन्होंने बहुत सारी चीजों की चर्चा की। उन्होंने यूक्रेन को लेके जो भारत का स्टैंड है उसको बड़े कठोर शब्दों के साथ और बड़े सही संतुलित तरीके से रखा। उनका कहना था कि हमसे हर बार पूछा जाता है कि हम किसकी साइड है, हम रशिया की साइड है, यूक्रेन की साइड है, हम ईस्ट की साइड है, हम वेस्ट की साइड है। उनका सीधा सा आंसर था कि हम हर समय स्ट्रेट और ऑनेस्ट आंसर देते हैं। और फिर मैं दोबारा से इसको दोहराना चाह रहा हूँ कि इंडिया किसी की भी साइड नहीं है, इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ पीस। हम केवल शांति की साइड है। जो भी ग्रुप, जो भी एक्टर्स पहले शांति की बात करेंगे, हम उनकी साइड है। हम और वही हमारा स्टैंड है, हम फर्मली उसी स्टैंड पे रहेंगे। हम यूएन चार्टर की साइड है, हम जो यूएन चार्टर का रेस्पेक्ट करेगा, इसके फाउंडिंग प्रिंसिपल का रेस्पेक्ट करेगा, उसकी साइड है। इस तरह से उन्होंने इंडिया के स्टैंड को, जो रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें लेके इंडिया के स्टैंड को दोबारा से दोहरा दिया कि हम केवल पीस की साइड है। वी आर द लैंड ऑफ बुद्धा, वी आर द लैंड ऑफ गांधी। हम ऑलमोस्ट हमेशा पीस की साइड हैं, नॉन वायलेंस की साइड हैं। डायलॉग, डिप्लोमेसी और डेमोक्रेसी, हम इसकी साइड हैं। उसके अलावा उन्होंने फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर चर्चा की। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर, चाइना का नाम लिए बगैर उन्होंने चाइना पे सीधा सीधा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से दशकों से जूझ रहे हैं, और हमारी जीरो टॉलरेंस की अप्रोच है टेररिज्म को लेकर। उनका कहना था कि टेररिज्म के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती, किसी भी तरह का टेररिज्म हो उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती, चाहे उसका कोई भी मोटिवेशन रहा हो। उसके बाद उन्होंने कहा, चाइना पे सीधा कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग यूएनएससी की 1267 सैंक्शंस को पॉलिटिसाइज करते हैं केवल अपने पर्सनल गेन्स के लिए, और इस एक्सटेंट तक चल जाते हैं कई बार कि प्रोक्लेम टेररिस्ट को डिफेंड करते हैं, वीटो करते हैं पर्टिकुलर उनके सैंक्शंस को लेके, उन्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या वो सही कर रहे हैं। उन्होंने काउंटर टेररिज्म कमेटी है, उसके चेयर है इंडिया इस साल, उसको लेके उन्होंने संबोधन किया कि इंडिया चेयर करेगा काउंटर टेररिज्म कमेटी को इस साल, और इंडिया होस्ट करेगा इसकी स्पेशल मीटिंग मुंबई और न्यू दिल्ली में। और उसको लेके उन्होंने सभी मेंबर स्टेट्स को इनवाइट किया कि वो पार्टिसिपेट करें आके इसमें। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था कि हम टेररिज्म को लेके, कि हमारा मैसेज बहुत सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि टेररिज्म को पॉलिटिकल नहीं किया जा सकता, टेररिज्म इज नॉट पॉलिटिकल। इसको पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी पॉलिटिकल नहीं होंगे। उनका कहना था कि अगर आप यूएन में जाओ और किसी से पूछो कि हर कोई कंसीडर करता है टेररिज्म को कॉमन थ्रेट, तो सब कहेंगे यस। लेकिन उनकी पोजीशन पूछो, उनकी पॉलिसीज पूछो, उनके एक्शन पूछो, तो वो फॉलो अप नहीं करते उस पर्टिकुलर यस पे, क्योंकि वो उसको पर्टिकुलर पॉलिटिसाइज करते हैं सिर्फ अपने गेंस के लिए। ये चाइना के ऊपर सीधा सीधा कटाक्ष था, और चाइना को सीधा सीधा मैसेज था। साथ ही उन्होंने चर्चा की इंडिया की 5 प्लेजेस की, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से घोषणा की थी, 5 शपथ की, कि हम इंडिया को डेवलप कंट्री बनाएंगे नेक्स्ट 25 ईयर्स में, लिबरेट करेंगे हम अपने आप को कॉलोनियल माइंडसेट से। साथ ही रिच सिविलाइजेशनल जो हमारी हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत है, वो हमारे लिए प्राइड, गर्व और शक्ति का विषय होगा हमेशा। और ग्रेटर यूनिटी और सोलिडरिटी की बात की उन्होंने कि हम इसको प्रमोट करेंगे, कि सब में एकता आए, एकत्व की भावना विकसित हो। साथ ही उन्होंने कॉन्शियसनेस को इंस्टिल करने की बात की, कि कॉन्शियसनेस ऑफ ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम कर्तव्य और जिम्मेदारी की भावना को इंस्टिल करने की, अंतरात्मा में इंस्टिल करने की बात कर रही है। इस तरह की उन्होंने जो 5 प्लेज हैं, इनको लेके इंडिया का स्टैंड दोहराया। साथ ही उन्होंने इंडिया के द्वारा जो हेल्प की जा रही है दुनिया में, जिस तरह की वैश्विक आपातकालीन स्थिति में इंडिया के द्वारा जो मानवीय रूप से मदद दी जा रही है, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया कि हम 50,000 मेट्रिक टन ऑफ व्हीट
गेहूं और मेडिसिन वैक्सीन वगैरह अफगानिस्तान भेज चुके हैं। $3.8 बिलियन का हमने क्रेडिट दिया श्रीलंका को फ्यूल और एसेंशियल कमोडिटी जो ट्रेड सेटलमेंट के लिए अभी श्रीलंका में जो कंडीशन शुरू हुई उसके बाद 10,000 मीट्रिक टन का फूड एड और वैक्सीन शिपमेंट दिया हमने म्यांमार को। तो इंडिया अपने पड़ोसी देशों के लिए कितनी मदद कर रहा है इसको लेके उन्होंने अपने इंडिया का स्टैंड रखा और ये याद दिलाया दुनिया को कि इंडिया न्यूट्रल नहीं है। इंडिया पर्टिकुलर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे काम करेगा, इंडिया डायलॉग पे काम करेगा, इंडिया डिप्लोमेसी पे काम करेगा, लेकिन इंडिया किसी की साइड नहीं लेगा। इंडिया केवल एक ही साइड है, पीस की साइड। साथ ही उन्होंने चर्चा की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, क्लाइमेट जस्टिस की, क्लाइमेट एक्शन की, वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड की, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो कि लाइफ इनिशिएटिव था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो डिक्लेयर किया गया था ग्लासगो में COP26 के साइडलाइन पे, उसको लेकर उन्होंने चर्चा की। साथ ही उन्होंने बताया कि इंडिया कमिटेड है क्लाइमेट चेंज को लेके जो जंग चल रही है उसको लेके, और इंडिया अपने जिम्मेदारी को जानता है और निभा रहा है। यूएनएफसीसी में हमने हमारे जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है COP26 उनको घोषित कर दिया है और हम उन पे काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि हम उस प्रिंसिपल को मानते हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी। साथ ही उन्होंने इंडिया को लेके एक संकेत दिया कि इंडिया इज प्रिपेयर टू टेक अप ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कि इंडिया अब बड़ी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार है। इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया का और सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और इंडिया अब बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता है। ये सीधा सीधा संकेत था कि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनने के लिए हर तरीके से एलिजिबल हैं, तो ये रिफॉर्म करने ही पड़ेंगे आपको। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम एट द सेम टाइम इंश्योर करते हैं कि जो इंजस्टिस ग्लोबल साउथ फेस कर रहा है उसको एड्रेस किया जाए। उन्होंने सीरियस नेगोशिएशन की बात की कि ऐसे क्रिटिकल मैटर पे सीरियस नेगोशिएशन होना चाहिए और इसको प्रोसीजरल टैक्टिक्स के द्वारा ब्लॉक नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समय वर्ल्ड तार्किक बात सुनना पसंद करेगा और हमारा एक्सपीरियंस यही है कि, और हमारे एक्ट और हमारे गुडविल भी यही है, और इंडिया इस पर्टिकुलर फ्रंट पे एक बृहद जिम्मेदारी को निभाते हुए ग्लोबल साउथ की आवाज बनना चाहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम दोबारा से इस बात को दोहराते हैं कि इट्स नॉट एन एरा ऑफ वार और कॉन्फ्लिक्ट, और ऑन द कॉन्ट्ररी इट्स इज टाइम फॉर डेवलपमेंट और कोऑपरेशन का टाइम है। इसलिए सभी लोगों को अपने झगड़ों को भुला के पीस और कोऑपरेशन की बात करनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। एक टर्बुलेंट टाइम है, उसको एड्रेस करना चाहिए। डे 6 में पर्टिकुलर इन कंट्रीज के साथ डॉक्टर एस जयशंकर ने मीटिंग्स की। डे 7 में उनकी मीटिंग हुई आर्मेनिया के साथ। साथ ही मीटिंग हुई यूएनडीपी के एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, मालदीव के साथ मीटिंग हुई सीरिया के साथ, स्वीडन के साथ मीटिंग हुई, साथ ही मीटिंग हुई बेलारूस के साथ, और फाइनली जो कि यूएन सिक्योरिटी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनके साथ मीटिंग हुई जिसमें ग्लोबल चैन, यूएन रिफॉर्म, G20, क्लाइमेट एक्शन, फूड सिक्योरिटी, डाटा फॉर डेवलपमेंट पर चर्चा की। सीरिया के साथ जो उनकी मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने जयपुर फूड कैंप को लेकर सीरिया के द्वारा जो अप्रिसिएशन दिया गया उसको वेलकम किया। एजुकेशन पे चर्चा हुई, ट्रेनिंग पे चर्चा हुई, कैपेसिटी बिल्डिंग पे चर्चा हुई। यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को लेकर चर्चा हुई, यूएन रिफॉर्म, G20, क्लाइमेट एक्शन, फूड सिक्योरिटी, डाटा फॉर डेवलपमेंट को लेकर डिस्कशन हुआ। आर्मेनिया के साथ जो रिसेंट डेवलपमेंट चल रहे हैं आर्मेनिया में उसको लेकर डिस्कशन हुआ। आर्मेनिया अजरबैजान का जो चल रहा है उसको लेकर डिस्कशन हुआ। साथ ही यूएनडीपी के साथ चर्चा हुई साउथ साउथ कोऑपरेशन पे। डे 7 में पर्टिकुलर इन कंट्रीज के साथ डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा डिस्कशन हुआ। डे 8 26 सितंबर को डॉक्टर एस जयशंकर के साथ राउंड टेबल ऑर्गेनाइज की गई नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा, वहां पर डिस्कशन हुआ। और एक डिस्कशन हुआ मोदी एट 20 जो बुक रीडिंग थी वहां पर। डे 9 को डॉक्टर एस जयशंकर की मीटिंग हुई कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स जो है गिना रायमोंडो, यूएस की, इनके साथ चर्चा हुई जिसमें यूएस इंडिया कॉमर्शियल रिलेशनशिप को लेकर डिस्कशन हुआ। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, इसको लेकर डिस्कशन हुआ। डे 9 में डॉक्टर एस जयशंकर की मीटिंग हुई यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन के साथ पेंटागन में, जहां पर डॉक्टर एस जयशंकर को वेलकम किया गया। वहां पर उनको कहना था कि हमारी जो मीटिंग हुई है टुडे और ग्लोबल सिचुएशन पर हमारी बात हुई है, और ये मोर चैलेंजिंग हो गई है कई कारणों की वजह से। ग्लोबल सिचुएशन जिसमें अभी यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है, और इंडो पैसिफिक को लेकर उन्होंने चर्चा की पर्टिकुलर कि इंडो पैसिफिक इन पर्टिकुलर इट्स इंपॉर्टेंट द स्टेबिलिटी सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी ऑफ द इंडो पैसिफिक शुड बी सिक्योर्ड। इंडो पैसिफिक को लेकर उन्होंने चर्चा की इसकी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी बनी रहे।
साथ ही उन्होंने यूएस के साथ जो स्ट्रॉन्गर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है, मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया यूएस के बीच में, उसके बारे में चर्चा की। और उनका एक नया डिफेंस डायलॉग जो कि इस साल के अंत तक शुरू लॉन्च करने का इरादा है, उसको लेकर उन्होंने चर्चा की। साइबर स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अदर डोमेन्स को लेके जो डिस्कशन यूएस इंडिया के बीच में कोऑपरेशन चल रहा है, उनको लेकर उन्होंने डिस्कशन किया। डे 10 को डॉक्टर एस जयशंकर की मीटिंग हुई यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के साथ। साथ ही मीटिंग हुई यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए जैक सुलिवन के साथ। साथ ही चर्चा हुई यूएस की डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस एवरिल हैंस के साथ। पापुआ न्यू गिनी के राजनयिकों के साथ चर्चा हुई। साथ ही डिस्कशन हुआ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल पे, और यूएस कांग्रेस मेंबर्स के द्वारा उनके लिए डिनर होस्ट किया गया, उसमें उनका डिस्कशन हुआ। एंटनी ब्लिंकन के साथ मीटिंग हुई। साथ ही मीटिंग हुई एनएसए यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस एवरिल हैंस के साथ। सीनियर मेंबर ऑफ यूएस कांग्रेस के साथ मीटिंग हुई, जहां पर पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई। रिसेंट प्रोग्रेस जो हुई है कोऑपरेशन में, उसको लेकर डिस्कशन हुआ। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन के साथ डिस्कशन हुआ, जिसमें यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, इसके क्या रिपरकशन होंगे, इंडो पैसिफिक में क्या सिचुएशन चल रही है, साउथ एशिया और गल्फ को लेकर डिस्कशन हुआ। साथ ही करंट ग्लोबल जो इकोनॉमिक वोलेटिलिटी चल रही है, इसको लेकर डिस्कशन हुआ। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में उनके एग्जीक्यूटिव के साथ राउंड टेबल हुई, जिसमें उन्होंने जो बुलिश सेंटीमेंट चल रहे हैं ऑन इंडिया जो साफ दिखाई दिए, शेयर द और स्ट्रॉन्ग बिजनेस लिंक को शेयर करने की बात की उन्होंने, रिलेशनशिप को बढ़ाने की बात की। इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ था एंटनी ब्लिंकन के साथ, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ। और इस डिस्कशन में बहुत सारी चीजें सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि वेरी फ्रेंकली दैट्स अ लॉन्ग वे ऑफ सेइंग दैट आई एम वेरी बुलिश अबाउट द रिलेशनशिप। द बिग चेंज दैट आई हैव सीन इन माय 4 decade एज अ डिप्लोमेट वाज एक्चुअली इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया यूएस में। उनका कहना था कि जो 40 साल का 4 दशक का मेरा डिप्लोमेटिक करियर था, उसमें जो इंडिया यूएस रिलेशनशिप का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये मेरे लिए बिग चेंज था देखना। जब उनसे पूछा गया कि वो कैसे देखते हैं, तो उनका कहना था कि एंड योर क्वेश्चन हाउ डू आई सी द ट्रेजेक्टरी, क्वाइट ऑनेस्टली आई सी टुडे यूनाइटेड स्टेट वेरी इंटरनेशनल, वेरी मच मोर टू इंगेजिंग, वेरी मच मोर ओपन टू इंगेजिंग ए कंट्री लाइक इंडिया। कि आज मैं यूएस को देखता हूँ तो यूएस ज्यादा इंटरनेशनल दिखता है, यूनिपोलर से अब यूएस भी मल्टीपोलर की तरफ जा रहा है। इंगेजिंग लगता है यूएस ज्यादा, यूएस इंडिया जैसे देश के साथ इंगेज कर रहा है ओपनली, जो कि ट्रेडिशनली ऐसा सोचा नहीं जाता था। साथ ही ये हमारे लिए एक इफेक्टिव कॉमन ग्राउंड ढूंढने के लिए जैसा हुआ है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं दोनों देशों के लिए, जहां पर हम कोऑपरेशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्वाड एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है इस सब चीज का, जिसमें हम ये ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस इनफॉर्मल ग्रुप में साथ में है, एक पर्टिकुलर कॉमन ग्राउंड को लेके, इंडो पैसिफिक को लेके। यूएस रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने कहा कि यूएस के साथ जो रिलेशनशिप है, ये ओपन करती है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को, जो कि केवल यूएस के साथ नहीं है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही उन्होंने कहा कि यूएस अब ज्यादा ओपनली इंगेज करता है और देशों के साथ, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, सिक्योरिटी हो। ऐसे में इंडिया यूएस की रिलेशनशिप है, ये ज्यादा कारगर साबित हो रही है इस समय पे। उनका कहना था कि ये बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, बहुत इंकरेजिंग एक्सपीरियंस है, काफी प्रोमिसेस हैं इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। और यूएस के साथ कोऑपरेशन करके डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड को शेप करना, दुनिया की दिशा को शेप करना, ये अपने आप में एक पॉजिटिव और इंकरेजिंग एक्सपीरियंस है। और ये एक बिग जंप है जो कि इंडिया ने की है। और उनका कहना था जितना हम साथ में काम करेंगे, एंगेज करेंगे यूएस और इंडिया साथ में, उतनी मोर पॉसिबिलिटीज शुरू होंगी। फिर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन का बयान आया। उनका कहना था कि ये कोई भी ऐसी दो कंट्री नहीं है इंडिया और यूएस की तरह, जिनमें इतनी ग्रेटर एबिलिटी हो, अपॉर्चुनिटी हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो इस सेंचुरी को, वर्ल्ड सेंचुरी को शेप दे सकते हैं। क्योंकि ये दुनिया की दो लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मीटिंग हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, ये ऑनगोइंग डायलॉग्स हो रहे हैं, साथ में वर्किंग हो रही है, ये कभी नहीं होती थी इस तरह की पहले। और उनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में डिफरेंसेज नहीं है, इंडिया यूएस के बीच में डिफरेंसेज हैं, हर चीज को लेकर उन्होंने बात की। लेकिन उनका कहना था कि इतने डिफरेंस होने के बाद भी हमारी जो मीटिंग्स है, हमारा जो कोऑपरेशन है, वो उसकी डेप्थ और क्वालिटी इतनी अच्छी है डायलॉग की, कि हम उन डिफरेंसेस के बाद भी एक पर्टिकुलर कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं। उस कॉमन पर्टिकुलर ग्राउंड पे हम अपनी चर्चा कर सकते हैं, जो हमारे कॉमन गोल्स हैं। साथ ही उन्होंने कहा इंडिया यूएस रिलेशनशिप को आप देखो तो ये नैरो रिलेशनशिप नहीं है,
ये किसी ईच अदर इन दोनों देशों के गेंस के लिए नहीं है। ये रिलेशनशिप इम्पैक्ट करती है आज पूरी दुनिया पर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे और इंडो पैसिफिक पे स्पेसिफिकली। F-16 को लेके जो डॉक्टर एस जयशंकर ने एक दिन पहले बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा जो फॉरेन मिलिट्री सेल के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को F-16 की फ्लीट है उसके इक्विपमेंट दिए गए हैं $450 मिलियन के। इसको लेके उन्होंने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि फॉर समवन टू से आई एम डूइंग दिस बिकॉज इट इज ऑल, जो यूएस का मेनली स्टैंड था कि हम काउंटर टेररिज्म के लिए पाकिस्तान को ये मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको लेके उन्होंने कहा था कि कितना काउंटर टेररिज्म के लिए मदद की जा रही है ये देखा जा रहा है। उनका कहना था कि वो कहाँ डिप्लॉय करेंगे उस पर्टिकुलर F-16 को, ये सबको पता है। पाकिस्तान उसको कहाँ डिप्लॉय करेगा, कहाँ यूज करेगा। तो इसको लेके उन्होंने कहा था यू आर नॉट फूलिंग एनीबॉडी बाय सेइंग दिस थिंग्स। ये सीधा सीधा एंटनी ब्लिंकन को या यूएस को सीधा सीधा जवाब था, और इतना हार्ड जवाब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा कभी पहले सुनने में नहीं आया। इसलिए डॉक्टर एस जयशंकर की डिप्लोमेसी एक अलग लेवल पे चल रही है। यू आर नॉट फूलिंग एनीबॉडी बाय सेइंग दिस थिंग, और इसको लेके फिर बाद में एंटनी ब्लिंकन के द्वारा डिफेंड किया गया इस पर्टिकुलर चीज को। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि टू बी वेरी क्लियर दिस इज ए सस्टेनमेंट प्रोग्राम फॉर F-16, कि ये सस्टेनमेंट प्रोग्राम है जो F-16 हमने ऑलरेडी पाकिस्तान को दिए थे, और ये बहुत पुराना प्रोग्राम है, आज का नहीं है, और इस सिस्टम में था जो हमें करना ही था, और ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऑब्लिगेशन थी कि हमने जो प्रोवाइड करवाए थे F-16 उसका सस्टेनमेंट प्रोग्राम के लिए हम पर्टिकुलर ये इक्विपमेंट दें जो कि $450 मिलियन के हैं। तो ये मिलिट्री सप्लाई और ये मेंटेन असिस्टेंस के लिए हमने जो दिया है, इसको लेकर डॉक्टर एंटनी ब्लिंकन ने इसको डिफेंड किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी ये नेचुरल है कि हमारी पोजीशन जो है आइडेंटिकल नहीं होगी, हमारी प्रायोरिटीज कई बार डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो हमारी रिलेशनशिप है वो सही हाथों में है, और हम समझते हैं कि डिफरेंसेस होने के बाद भी हम एक साथ काम करने के लिए, कॉमन ग्राउंड ढूंढने के लिए तैयार हैं। हर इश्यू पे हम एग्री नहीं हो जरूरी नहीं है। साथ ही डॉक्टर एस जयशंकर ने वीजा को लेके जो अभी दिक्कत चल रही है उसको लेके डिस्कशन किया एंटनी ब्लिंकन के साथ। उनका कहना था कि अभी कई फैमिलीज हैं इंडिया में जो मिल नहीं पा रही है अपने रिश्तेदारों से, कई स्टूडेंट हैं जो वीजा के लिए वेट कर रहे हैं, काफी लंबी क्यू है वीजा को लेके, काफी ज्यादा लंबा प्रोसीजर लग रहा है। इसको लेके उन्होंने सीधा सीधा कहा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इस सिंसियरिटी यूएस सेक्रेटरी ब्लिंकन हैज शोन दे विल बी एबल टू एड्रेस दिस, कि वो इसको देखेंगे और किसी भी तरह का सपोर्ट हमसे चाहिए होगा तो हम प्रोवाइड करवाएंगे। इन पर्टिकुलर 10 दिनों की विजिट में डॉक्टर एस जयशंकर ने दुनिया के लगभग हर देश को छू लिया, चाहे वो बायलेटरल टॉक्स हो, ट्रायलेटरल टॉक्स हो, ग्रुप मीटिंग्स हो, रीजनल ग्रुप की मीटिंग्स हो, या फिर इनफॉर्मल टॉक्स हो। और ये अपने आप में डिप्लोमेसी के अपने पीक को दिखाता है, चरम को दिखाता है कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है एक जगह पे बैठ के 10 दिन के अंदर 100 से अधिक देशों के साथ उनको टच कर लेना, किसी ना किसी तरीके से उनके साथ डिस्कशन कर लेना, इंडिया की इंगेजमेंट को दिखाता है कि इंडिया वर्ल्ड लेवल पे अपनी इंगेजमेंट को किस तरह से सामने रखना चाह रहा है, किस तरह से इंडिया प्रेजेंट करना चाह रहा है, साउथ का लीडर बन के इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप है उसके लिए अपना जो स्थान दिखा रहा है, वो एक सच में काबिल तारीफ है। इस तरह से हमारी ये चर्चा आज समाप्त होती है। डॉक्टर एस जयशंकर की नेक्स्ट जो विजिट हुई वो हुई न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए। उस पर हम डिस्कशन सामने लेके आएंगे बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए जुड़े रहिए, साथ में सब्सक्राइब करें एनालॉजी एकेडमी को। बहुत बहुत धन्यवाद।